जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में मैंने आपको 40 प्रश्न कराया था। अभी मैं आपको सवाल नंबर 41 से कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन देखिए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये इसके लिए उपयुक्त है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये उपयुक्त है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी उपयुक्त है। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये जो है ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर होगा अभ्यस्तता। क्या हो जाएगा? अभ्यस्तता। आगे है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, बाद बाकी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये आप करवा सकते हैं। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति, ये करवा सकते हैं। संदेश के साथ साचार स्थापित करा सकते हैं। लेकिन किसी दबाव से या किसी बात या विचार के लिए राजी बच्चे को आप नहीं करवा सकते हैं। चलिए, उपलब्धि अभिप्रेरक, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए, सवाल है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विस्थापन। जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए बाहर चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो गुस्सा है, ठीक है, उसको विस्थापित हो जाता है, यानी उसका सारा ध्यान खेल की ओर चला जाता है। तो वहां से सारा गुस्सा उसको खेल में निकाल देता है। ठीक है, खेल खेलने में वो खेलने में व्यस्त हो जाता है, गुस्से को वो भूल जाता है, गुस्सा उसका धीरे धीरे विस्थापित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 30, 40, 45 या 50। तो इसका आंसर होगा 40। ठीक है, यानी एक शिक्षक पर 40 छात्र रहेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अन्वेषण है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। एक कॉलेज पर जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो देखिए, यह उदाहरण है आपका श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखलागत अधिगम का। चलिए, अब है बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको। ऑप्शन है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता,
पुरस्कार एवं दंड या परिणाम का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ये चारों इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है कि जिस प्रक्रिया में, ठीक है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। ठीक है, दूसरों का व्यवहार हम लोग समाज में अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। ठीक है, तो उस अड़ोस पड़ोस के व्यवहार को, उसके कामों को देखकर ही हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, या फिर अवधान संबंधी बाधा विकार या अभिप्रेरणा का भाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, तो देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत जो कारक है वो है परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन। ठीक है, यही जो कथन है किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आगे है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें कहा गया है कि एक अध्यापक को एक हफ्ता में, ठीक है, एक हफ्ता में 45 घंटे काम करने होंगे। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बना है उसमें एक अध्यापक को, ठीक है, निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो इसका मतलब क्या है? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। आगे देखते हैं, या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो यही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो देखिए इसमें जो कथन सही है वो हो जाएगा आपका, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। ठीक है, यही होगा। तो छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? छात्र को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? तो अध्यापक के मन में छात्रों में सुधार पैदा हो, यही भावना होनी चाहिए। अच्छा अध्यापक वह है जो, अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, ये सत्य है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सत्य है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। चलिए, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिरुचि की सकारात्मक अभिवृत्ति की, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है। चलिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, क्या है? तो इसका आंसर होगा शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उससे सम्मान भी नहीं मिलता है। ठीक है, सम्मान और इज्जत नहीं मिलता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, यही मेरा विचार है। यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे? तो हम वहां शिक्षक से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। ठीक है, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव को सीखेंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षकों का। आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो मेरे विचार में शिक्षण जो है वो आपका एक कौशल है। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर देखिएगा अगला पार्ट इसका देखिएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, 600-700 क्वेश्चन बाकी इस टॉपिक में।